गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 2 विलियन का अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है वाष्प दाब। ठीक है, हेनरी के नियम के बाद में अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वाष्प दाब। नाम से पता पड़ रहा है कि ये किसका दाब है, वाष्प द्वारा उत्पन्न किया गया दाब को हम बोलते हैं वाष्प दाब। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है देखो आप इसकी। किसी निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव जो होगा उसको आपने क्या किया, निश्चित ताप पर उसको आपने उबाला, उबालने के बाद उसकी भाप बनी। भाप जो है वो जो भाप बन रही है वो उसी द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न कर रही है, दाब डाल रही है। इसी को हमने क्या नाम दिया, वाष्प दाब नाम दिया है। ठीक है, देखो जैसे इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो पात्र होगा वो बंद होना चाहिए। कि आपके पास में एक बंद पात्र है, इस बंद पात्र में आपने पहले से ही एक द्रव भरा हुआ है, जैसे अगर पानी भरा हुआ है। अब क्या कर रहे हो आप, इस पानी को आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, आपने जैसे जैसे पानी को गर्म किया, यहाँ से आपने पानी को गर्म किया तो गर्म करने के बाद इस पानी की भाप बनेगी। ठीक है, वो भाप जो है वो बाहर तो निकल नहीं सकती है क्योंकि जगह नहीं है निकलने की। तो वो भाप क्या करेगी, ऊपर वाले भाग में, इस वाले भाग में वो भाप इकट्ठी होती जाएगी, यहाँ इकट्ठी होती जाएगी, बहुत सारी भाप इकट्ठी होगी। और ये जो भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, ये वाष्प इस द्रव की सतह के ऊपर यहाँ पर ये क्या करेगी, वाष्प दाब उत्पन्न करेगी। इसी की सतह पर वाष्प दाब उत्पन्न करेगी। इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। अब देखो वाष्प दाब का हम पहला पढ़ते हैं, द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय यौगिक को मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, हम दो पढ़ रहे हैं, दोनों द्रव हैं। मतलब कि आपने क्या किया है, दो द्रव ले लिए। पहले तो आपने क्या किया था, एक बीकर लिया, मतलब कि एक बंद पात्र लिया, उस बंद पात्र में आपने एक द्रव भरा, उस द्रव के अंदर आपने दूसरा द्रव और मिला रखा है, यानी कि इसमें दो द्रव हैं, एक विलय एक विलायक। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, विलयन बन गया, है ना। अब इस विलयन के अंदर क्या था, एक तो द्रव है और दूसरा भी द्रव है, लेकिन जो दूसरा हम द्रव मिला रहे हैं ना वो भी क्या है, अवाष्पशील है। ठीक है, यानी कि दोनों द्रव क्या है, अवाष्पशील द्रव हैं दोनों के दोनों। अब देखिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय यौगिक को मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। विलायक का जो वाष्प दाब होता है ना वो शुद्ध वाष्प दाब कहलाता है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि विलायक का वाष्प दाब अधिकतम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में ये एक बंद पात्र है, इसमें आपने केवल विलायक भर रखा है, मतलब कि सिंपल जल भर रखा है। आपने इसका वाष्प दाब नापा, है ना, मशीन से आपने इसका वाष्प दाब नापा, तो मान लो इसका वाष्प दाब 10 आ गया। ठीक है, हम एक अंदाज लगा रहे हैं केवल बस। इस बार आपने क्या किया, दूसरा एक बंद पात्र लिया, इसमें भी आपने जल लिया। इस बार आपने जल के अंदर इसमें एक ऐसा द्रव मिला दिया जो कि अवाष्पशील है ना, उड़ता नहीं है। जैसे पेट्रोल उड़ जाता है, डीजल उड़ जाता है, ऐसे वो उड़ता नहीं है, वो इसके अंदर ही है। अब क्या होगा, आपने इसको गर्म किया तो जल के अणु तो इसमें उड़ने लग गए, जल के अणु की तो वाष्प बनने लग गई, लेकिन जो अवाष्पशील द्रव था वो तो उड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो जल के अणु जब अपनी सतह से बाहर निकलेंगे वाष्प बनने के लिए, तो उसको जो अवाष्पशील वाला द्रव है वो उसको बाहर निकलने से रोकेगा। ठीक है, वो बीच बीच में आएंगे, अवाष्पशील द्रव के जो अणु होंगे वो बीच बीच में आएंगे इसके, और द्रव की जो वाष्प बनने वाली है वो कम बनेगी। अगर वो द्रव की वाष्प कम बनेगी, जो विलायक है उसकी वाष्प कम बनेगी विलयन से, तो फिर ऊपर जो वाष्प दाब उत्पन्न होने वाला है उसकी मात्रा कम होके 8 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या निकला कंक्लूजन, कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज़्यादा होता है विलयन की तुलना में। और अगर विलयन में क्या उपस्थित हो, अवाष्पशील द्रव उपस्थित होगा तो। ठीक है ना, अभी अपन अवाष्पशील की बात कर रहे हैं, फिर आगे हम बात करेंगे वाष्पशील की। तो इसमें एक ऐसा द्रव है जिसके अंदर अवाष्पशील द्रव उपस्थित है, वो जो जल है उसके अणुओं को भी वाष्प में बदलने से रोक रहा है, तो वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम उत्पन्न होगा। तो पहले अगर इसका आंसर 10 आ रहा था तो इस बार इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया इसका आंसर, है ना, वाष्प दाब का मान 8 आ गया। तो हमारे पास में वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब बराबर वाष्प दाब अवनमन, अवनमन का मतलब कम हो गया, पी नोट माइनस पी। अब पी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना था, 10, विलयन का वाष्प दाब कितना है आपके, 8 आया। तो इसका मतलब ये पी नोट माइनस पी हो गया। ये ध्यान रखना, पी नोट क्या है और पी क्या है। ठीक है, अब देखो आगे, इससे एक नियम बनता है राउल्ट का नियम, है ना। अब हम राउल्ट का नियम देखते हैं। ये किसके लिए, वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए। हम
वाष्पशील विलय लेते हैं अब की बार। मतलब आपने जल ले रखा है, जल में आपने एक ऐसा विलायक, ऐसा विलय मिला रखा है जो खुद भी उड़ जाता है ना, उसकी वाष्प बनती है। ठीक है, अब क्या होगा, आप खुद देखो कि अगर एक आपके पास में एक, पहले आपको चलो इसको नियम बताता हूँ फिर हम पढ़ेंगे। इसके अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आया हो, मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक बार वापस पढ़ते हैं इसको, देखो। इसके अनुसार निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब क्या कहने का क्या है कि आपके पास में एक बंद पात्र है, इस बंद पात्र के अंदर एक तो जल उपस्थित है और जल क्या है, विलायक। आपने इसमें थोड़ी मात्रा में एक ऐसा द्रव मिला दिया जो खुद भी क्या होता है, वाष्पशील है। गर्म करने पर उसकी भी वाष्प बनेगी। पहले तो वाष्प बन ही नहीं रही थी, अब क्या होगा, आपने इसको गर्म किया, दोनों को गर्म किया तो जल की भी वाष्प बन रही है और वो जो वाष्पशील पदार्थ है ए, उसकी भी वाष्प बन रही है। तो इन दोनों की वाष्प अधिक मात्रा में बनेगी, अधिक मात्रा में बनेगी तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो वाष्प दाब ज़्यादा होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि विलयशील पदार्थ का वाष्प दाब विलायक से भी ज़्यादा हो गया। पहले जल का वाष्प दाब था, अब इसका खुद का भी आ गया, जो विलयशील पदार्थ है इसका भी, है ना, वाष्पशील पदार्थ है इसका भी, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। खाली अवाष्पशील का सबसे कम होता है, फिर विलायक का आएगा, और अब दोनों जो वाष्पशील है उसका भी आ जाएगा, तो उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ आगे, माना कि विलयन में वाष्पशील अवयव ए व बी हैं, इनके आंशिक दाब पी ए और पी बी हैं। आंशिक दाब मतलब इनके खुद के दाब, ठीक है, तथा मोल भिन्न इनका क्या है, एक्स ए और एक्स बी है। तो नियम के अनुसार क्या हो गया, नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए एक बराबर पी नोट ए डॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। पी ए और पी बी क्या है, इनके अलग अलग वाष्प दाब हैं। तो वाष्प दाब को हमने किससे गुणा किया, मूल भिन्न को गुणा कर दिया पी नोट ए विलायक के वाष्प दाब के साथ में, और पी नोट बी के लिए क्या होगा, बी का वाष्प दाब और इसके मोल भिन्न। तो इसका आंसर क्या निकलता है, पी नोट ए बराबर पी ए बराबर पी नोट ए डॉट एक्स ए और पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। ये आंसर निकलता है राउल्ट के नियम के अनुसार। मोल भिन्न आप जानते हो कि हमेशा एक होता है, एक्स ए एक्स बी दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा। मान लो 3 घटक होते हैं तो तीनों को जोड़ने पर ही मोल भिन्न एक ही आता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है ना, वो क्या कहता है कि कुल दाब जो है वो पी ए और पी बी के बराबर होगा। मान लो 3 होते हैं यहाँ पे, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी प्लस पी सी होता है। यहाँ पे 4 होते तो 4 आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, पी बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अभी अपन ने ऊपर लिखा था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। ठीक है, तो फिर एक्स ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। हमने क्या किया, इस एक्स ए के स्थान पर ये मान रखा, कौन सा वाला, 1 माइनस एक्स बी। तो इसमें क्या आंसर आ रहा है, देखो आप, पी बराबर पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, वो ऊपर से आएगा, है ना। इनके आप नोट्स कॉपी में उतार के फिर वापस वीडियो देखना और देखते रहना कॉपी के अंदर और सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूँ वो। तो पी बराबर हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी और प्लस पी नोट बी एक्स बी। हम कॉमन लेंगे तो पी बराबर लास्ट फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पी बराबर पी नोट ए प्लस एक्स बी ब्रैकेट में पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अगर राउल्ट का नियम आता है परीक्षा में तो आपको यहाँ तक लिखना है राउल्ट का नियम, यहाँ तक आपको राउल्ट का नियम लिखना है। राउल्ट का नियम चालू करना है आपको यहाँ से, और हमेशा राउल्ट का नियम जो है अधिकतर 90% राउल्ट का नियम आता है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अवाष्पशील के लिए बहुत कम कभी कभार आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो ये क्या है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील है तो ये उड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के समान होगा, क्योंकि बी जो है वो तो उड़ ही नहीं रहा है। अगर वो उसकी वाष्प नहीं बनेगी तो उसका मतलब वो वाष्प दाब उत्पन्न नहीं करेगा, तो केवल वाष्प दाब कौन उत्पन्न करेगा, विलायक ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर पी नोट ए एक्स ए, हमने यहाँ पे पी बी नहीं लिखा, तो और एक्स ए का मान क्या होता है 1 माइनस एक्स बी। तो पी बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए डॉट एक्स बी। ये निकलता है किसके लिए, अवाष्पशील के लिए, ठीक है। इसलिए ये बहुत कम आता है परीक्षा में। ऊपर जो वाष्पशील हमने पढ़ा है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम पूछा हुआ है परीक्षा के अंदर। अब देखो वाष्पशील और अवाष्पशील द्रवों के आधार पर विलयन को फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है। वो कौन कौन से विलयन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, इसका भी परीक्षा में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, ऐसा आता है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। हमने जो ऊपर राउल्ट का नियम पढ़ा है, अगर उसका पालन हो रहा है तो वो आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन है।
और अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो वो अनादर्श हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो जो अपन ने ऊपर नियम पढ़ा है वही लिखना है। पी ए बराबर पी नॉट ए डॉट एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। राउल्ट के नियम का पालन नहीं हो रहा है तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में। दूसरा अंतर देखो आप, डेल एच मिश्रण बराबर 0 और इधर आएगा डेल एच मिश्रण नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल एच का मतलब होता है एंथैल्पी, ऊर्जा कि जब विलय और विलायक को मिक्स किया जाएगा, है ना, आदर्श अगर विलयन आदर्श है तो ए और बी को जब मिक्स किया जाएगा तो मिक्स होने के बाद में ऊर्जा न तो बाहर निकलेगी और न ही ऊर्जा अवशोषित होगी। यानी कि जो प्रक्रम होगा न तो वो ऊष्माक्षेपी होगा न ही वो ऊष्मा शोषी होगा, ठीक है। तो होता है वो आदर्श विलयन। भाई आदर्श है तो वो बिल्कुल सारी बातें उसकी आदर्श की तरह फॉलो होंगी। अगर इधर बात करें हम अनादर्श विलयन में तो डेल एच नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हो सकता है कि इसके अंदर ऊर्जा का विमुक्तन हो या फिर ऊर्जा अवशोषित हो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम हो सकते हैं इसके अंदर। ये दूसरा अंतर है। तीनों अंतर, 4 अंतर है, बहुत अच्छी तरह समझना आप इन चारों अंतरों को। परीक्षा में एक बार 2 बार नहीं, कई बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा अंतर क्या है, डेल वी मिश्रण बराबर 0 और यहाँ क्या आ रहा है, डेल वी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब ए और बी को मिक्स किया जाता है तो उनके आयतन में अंतर नहीं आता है। आयतन में अंतर का मतलब क्या हुआ कि आपने ए कितना ले लिया, आपने ए ले लिया 5 ml और बी भी ले लिया आपने 5 ml, ठीक है, तो होना चाहिए था 10, ठीक है, तो 10 हो जाता है, यानी कि आयतन में कोई अंतर नहीं आया है। मिक्स करने पर वो ऐसा नहीं है कि 11 हो गया या 10 पॉइंट समथिंग हो गया या 9.8 हो गया, ऐसा नहीं होगा, फिक्स बनेगा वो। लेकिन यहाँ पर अंतर आ जाता है, इसका कारण है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रक्रम। तो कुछ ऊष्मा जो होती है वाष्प के रूप में अवशोषित होती है या वाष्प के रूप में विमुक्त होती है, तो उसमें दोनों जो आयतन बनते हैं वो घट भी सकता है, हल्का सा बढ़ भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 से वो 9 हो जाएगा, पॉइंट में भी पॉइंटों के अंदर 0.0 में भी अंतर आता है, ठीक है। चौथा अंतर क्या है देखो आप, विलयन में ए बी ससंजक बल तथा परिणाम अवयवों में उपस्थित ससंजक बलों ए व बी के परिमाण का योग बराबर होता है, ठीक है, और इधर की तरफ ये बराबर नहीं होता है। विलयन में ए और बी अंतराण्विक बल ए बी की तुलना में कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, ठीक है। देखो चौथा जो अंतर है ना, इस चौथे अंतर के आधार पर अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांटा हुआ है। आदर्श विलयन तो यहाँ खत्म हो जाएगा, आपके आदर्श विलयन तो यहाँ पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन अनादर्श विलयन को फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है चौथे अंतर के हिसाब से। पहले मैं आपको चौथा अंतर समझाता हूँ। चौथा अंतर ये कहलाता है कि जैसे आपके पास में ए और बी कहाँ गया, वो ए बी विलयन है आपके पास में। जैसे आपने एक ए लिया एक बी लिया, एक द्रव ए एक द्रव बी लिया, तो इसमें ऐसा तो है नहीं है कि ए के अंदर एक ही अणु है। आपने बीकर के अंदर ए लिया, ठीक है, तो ए के लाखों करोड़ों अणु उपस्थित हो सकते हैं, ऐसे ही बी के भी लाखों करोड़ों अणु उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। अब ए और ए मान लो 2 अणु हैं, इनके बीच में क्या होता है, आपस में आकर्षण बल होता है। ऐसे ही बी और बी के बीच में भी आकर्षण बल होगा, है ना। लेकिन जब आपने इनको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद ये क्या बनेगा, एक ए बी बन जाएगा। अब ए और बी के बीच में आकर्षण बल ये वाला, तो इसमें 3 आकर्षण बल हो गए, केवल ए के बीच, ए के अणुओं के बीच में, केवल बी के अणुओं के बीच में, और विलयन बनने के बाद में ए बी के बीच में, ठीक है। इनमें अंतर के आधार पर चौथा अंतर बनता है। क्या अंतर बनता है, देखो चौथा, विलयन में ए बी के अवयवों के मध्य ससंजक बल ए और बी के परिणाम के योग के बराबर होते हैं। यानी कि जब ए जो शुद्ध था उसके बीच में ए और ए के बीच में जो बल था, बी जब शुद्ध था तो बी और बी के बीच में बल था वो, और ए बी जब बनाए इनके बीच में जो बल है, आकर्षण बल है, इन सबका मान बराबर होता है ना, कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं आदर्श विलयन। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ए बी जो बना है यौगिक, विलयन जो बन रहा है ए बी के बीच में जो परिणामी बल लग रहा है, जो बंध बन रहा है, जो मजबूत है, उसकी मजबूती आकर्षण बल है, वो ए और बी की तुलना में कम ज़्यादा हो सकते हैं। या तो इनका ज़्यादा हो जाएगा और या फिर इसका ज़्यादा हो जाएगा। इस आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा हुआ है। अगर कम होगा तो उसको बोलते हैं धनात्मक अनादर्श विलयन, ठीक है, और ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक आदर्श, इसको बोलेंगे ऋणात्मक आदर्श विलयन। इस आधार पर इनको फिर से 2 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले तो हम इसके उदाहरण देखते हैं। आदर्श विलयन के कौन कौन से उदाहरण हैं, केवल आदर्श विलयन के उदाहरण देखते हैं अपन, मतलब जिनको मिक्स करने पर ना तो ऊर्जा में अंतर आएगा ना उनके आयतन में अंतर आएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन भी करेंगे। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल,
मेथेनॉल को और एथेनॉल को मिक्स करने पर राउल्ट का नियम फॉलो होता है। बेंजीन और टोलुइन को मिक्स करने पर भी राउल्ट का नियम फॉलो होता है। और CCH5Cl और CCH5 ब्रोमो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन को मिक्स करते हैं। ये 3 उदाहरण है, कम से कम आपको 2 तो याद रखने ही रखने हैं, इसलिए मैं 3 लिखवा रहा हूँ। परीक्षा में आपको 2 उदाहरण पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ आता है, जब हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, किसको, अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांटा आकर्षण बल के आधार पर, धनात्मक अनादर्श और ऋणात्मक अनादर्श। ठीक है, इनमें पहले आप वो देखो अंतर क्या क्या है इन दोनों के अंदर। सबसे पहला अंतर तो आता है मिक्स करने पर कि उनकी जो ऊर्जा होती है ना वो धनात्मक होती है, और जब भी डेल एच का मान प्लस में आ जाता है तो वो प्रक्रम होता है ऊष्माशोषी, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो डेल वी धनात्मक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा आयतन बढ़ जाएगा, विलयन का आयतन। जैसे आपने मिथेनॉल और जल को मिक्स किया ना, तो ये ऊष्मा अवशोषित करता है वातावरण से, तो इसका मतलब इसके आयतन में हल्की सी वृद्धि हो जाएगी। जल और HCl ये अनादर्श विलयन के उदाहरण हैं। यहाँ पर डेल एच का मान ऋणात्मक होगा और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा, यानी कि डेल एच का मान जब भी माइनस में आता है तो वो कौन सा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है ना, ऊर्जा बाहर निकलती है, इसमें डेल वी का मान भी ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन 2 हो गए, और फिर अनादर्श विलयन को भी क्या होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन 2 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है।